Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator for NEET UG category. Let's start with the first topic of human reproduction. हमने लास्ट क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उसका पहला टॉपिक आज स्टार्ट करने वाला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम कैसे कैसे इस चैप्टर को प्रोसीड करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमको इस चैप्टर में पढ़नी है दैट इज़ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम पहले सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझाती हूँ जो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एज इट इज़ याद रखते हैं। और बेटा अगेन हमने ये चीज़, अगर आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में थे तो हमने ये चीज़ क्लास 11th में एंडोक्राइन में भी सीखी है, क्योंकि वहाँ पर भी गोनड्स के बारे में पढ़ना था, टेस्टिस ओवरीज के बारे में पढ़ना था। तो जिसने भी 11th में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया है या NCERT स्टडी की है उसको थोड़ा आइडिया होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनड्स होते हैं, टेस्टिस होता है, ओवरीज होते हैं, उससे हॉर्मोन्स निकलते हैं, थोड़ा आइडिया होगा आपको। बट एक बार ही रिकॉल करते हैं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवाइज हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आप अभी सीख लीजिए इसको। अगेन हम 11th की हर एक चीज़ फिर से रिकॉल करते हुए ही चलेंगे, बिकॉज हमने 12th के साथ साथ 11th पर भी फोकस रखना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बेटा एक जनरल हम फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर क्या अप्लाई कर सकते हैं कि देखिए, कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, चाहे मेल का हो या फीमेल का हो। चलो तुम मुझे पहले ये बताओ, सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब उन ऑर्गन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इस पूरे सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक को हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी, क्या बोलते हैं? प्राइमरी, और प्राइमरी को 1 डिग्री से डिनोट करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या कहते हैं? एक ऑर्गन को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन है, उसमें से एक ऑर्गन को बोला जाता है बेटा इस सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और बचे हुए सारे ऑर्गन्स को कहते हैं सेकेंडरी, जो कि हेल्प करते हैं 2 डिग्री। ठीक है, और सेकेंडरी जो कि हेल्प करते हैं, हेल्प करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एसेसरी। एसेस करना मतलब हेल्प करना, तो इन्हीं को हम कहते हैं सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, सही है। अब ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ना बेटा, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही बोला जाता है गोनड्स। क्या कहते हैं इनको? ही गोनड्स। ये चीज हमने सीखी हुई है, हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनड्स वो ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे प्राइमरी काम करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे प्राइमरी काम होता है गैमीट तैयार करना। अभी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था गैमेटोजेनेसिस करना, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन द मेल्स एंड फीमेल्स रेस्पेक्टिवली। तो वो कहाँ होता है? मेल गोनड में या फीमेल गोनड में? तो गोनड का पहला फंक्शन क्या है? गैमेटोजेनेसिस करना। क्या करना? गैमेटोजेनेसिस करना। और दूसरा बहुत खास फंक्शन जिसकी वजह से हमने इसको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था, टेस्टिस और ओवरीज को, वो क्या था कि यहीं से सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो दूसरा फंक्शन क्या था बेटा? रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स। रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स, वो भी कहां से होता है? वो भी होता है गोनड्स से। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑर्गन्स हैं जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं, जैसे इसके अंदर बेटा डक्ट्स आती हैं। डक्ट्स आती हैं जिनको हम एसेसरी डक्ट्स कहते हैं। मेल में जैसे कि वास डिफरेंस, आपने क्लास 10th में भी इन सब का नाम सुना हुआ है, एपिडिडाइमिस, वीटेड टेस्टिस, फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, ये सब कुछ एसेसरी डक्ट्स में आते हैं। और कुछ ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो भी किस में आ जाएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया याद करिए, क्लास 11th में हमने डिटेल में पढ़ा था फ्रॉग और कॉकरोच के बारे में। ठीक है, अच्छा, फ्रॉग और कॉकरोच जब हम पढ़ते हैं तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया वर्ड का मतलब समझाया था आपको, ध्यान करो
कि जो भी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसके आसपास का जितना भी एरिया होता है उसको सराउंड करने वाला, एक्सटर्नल ओपनिंग को सराउंड करने वाला जो एरिया होता है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि हम मेल और फीमेल का पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है कि आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के पहले गोनट पढ़ो, फिर एसेसरी डक्ट पढ़ो, फिर एसेसरी ग्लैंड पढ़ो, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ो। गोनट के दो फंक्शन आप जानते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को अप्लाई कर देंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अच्छा, तुम बोलोगे कि मैम हमने ये सब तामझाम एंडोक्राइन सिस्टम में क्यों पढ़ा था? क्योंकि हमें वहाँ पे ये पढ़ना था बेटा कि ये जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये कहाँ से रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं। तो हमने किया था, ये सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, उसके अलावा ये जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनकी मेंटेनेंस करते हैं, ध्यान करो, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं हम क्लास 11th का, इनकी मेंटेनेंस करते हैं। और ये सेक्स हार्मोन्स क्या करते हैं बेटा, सीएनएस पर एक्ट करते हैं ताकि ये लिबिडो को कंट्रोल कर सकें। लिबिडो यानी कि सेक्सुअल बिहेवियर, ध्यान करिए जिसको याद नहीं है, और जो भी पहली बार क्लास 12th में ये लेक्चर लगा रहे हैं, जिन्होंने 11th कवर नहीं की हुई है वो सीखते जाइए। लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल बिहेवियर, जैसे कोई भी सेक्सुअल फीलिंग होना, जैसे किसी से अट्रैक्शन फील करना प्यूबर्टी के बाद, वो सब सेक्स हार्मोन्स की वजह से होता है, ब्रेन से कंट्रोल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस से, ठीक है। तो ये सारे काम किसके होते थे, सेक्स हार्मोन्स के होते हैं। क्यों अचानक से प्यूबर्टी पर ही आने के बाद मेल और फीमेल में चेंजेस आते हैं इतने सारे, जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। जैसे मेल में दाढ़ी मूंछ आना, लड़के और लड़की बचपन में आवाज़ ऑलमोस्ट सेम रहती है, प्यूबर्टी पे आवाज़ में चेंजेस आ जाते हैं। ये सब क्यों आते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से। तो प्यूबर्टी पर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप कराते हैं। तो सेक्स हार्मोन्स गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, बाकी ऑर्गन्स की मेंटेनेंस करते हैं, सीएनएस पे एक्ट करके सेक्सुअल बिहेवियर जिसको हम लिबिडो बुलाते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप कराते हैं। एंड डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये कोई ऑर्गन नहीं, ये तो बॉडी के कैरेक्टर है, आवाज, बॉडी मस्कुलर होना, ठीक है, ये सब कैरेक्टर है जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। ये तो ऑर्गन्स हैं बेटा, ये सब तो ऑर्गन्स के नाम है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। अब इसको अच्छे से पहले मेमोराइज कर लीजिए और इसी को हम अप्लाई करने जा रहे हैं किस पे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है। हमने स्टार्ट करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हमको पढ़ना है तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। एक पार्ट होता है बेटा इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, गोनट्स। किसके गोनट्स की बात हो रही है, मेल के गोनट्स की। अब हम यहाँ पर नाम लिख लेंगे, इतना तो तुम्हें आता है अब ऑलरेडी, बट अब हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। मेल के गोनट का नाम है टेस्टिस और वो पेयर में होता है बेटा, वन पेयर, पेयर ऑफ टेस। असल में होता क्या है, अगर आपको सिंगुलर लिखना है तो आप टेस्टिस लिखेंगे, अगर आपको प्लूरल में लिखना है तो आप टेस्टेस लिखेंगे, ठीक है। ऐसे प्रेजेंट होता है, पेयर में होता है। अच्छा, कोई अगर पूछेगा क्या ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है या अनपेयर्ड, देखो तीन तरह के क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाले में अच्छे से ध्यान रखना है और गलती नहीं करनी है स्टेटमेंट में, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछा क्या ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है तो आप बोलेंगे यस। अगला क्वेश्चन आता है कितना पेयर है, पेयर होना अलग बात है, पेयर तो कितने भी हो सकते हैं, दो पेयर, चार पेयर, एक पेयर। तो अगला क्वेश्चन है कितने पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर। अगर पेयर लिखना है आपको तो वन पेयर, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। और अगर नंबर में पूछा जाएगा तो टू इन नंबर, समझ में आ रही है बात। नंबर में पूछा जाए तो अ नहीं लगाएंगे, टू हो जाएंगे। पेयर में पूछेगा तो अ लगा सकते हैं आप, ए लगा सकते हैं, वन बोल सकते हैं, सिंगल पेयर बोल सकते हैं। और या अगर पूछा जाएगा पेयर्ड है या अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम यहाँ पर ये ध्यान देते रहेंगे बेटा अब कि कहाँ कहाँ पे हम पेयर्ड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और कहाँ पे अनपेयर्ड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेल का गोनट सीधा सीधा अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मेल का गोनट इज टेस्टिस,
which is present in pair. So a pair of testis is the male gonad. अच्छा, चल बाकी हम क्या करेंगे कि बाकी सारे ऑर्गन क्या हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल्स में, ठीक है। अब इसमें मेल की एसेसरी डक्ट्स आती हैं, मेल के एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं और मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। तो इसके अंदर अभी हम डिफरेंट एसेसरी डक्ट्स के नाम करेंगे, डिफरेंट एसेसरी ग्लैंड्स के बाद नाम करेंगे और डिफरेंट एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चल स्टार्ट करते हैं। एक ऑर्गन का नाम आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीखा, गोनाड का टेस्टिस, तो एक इस ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। दूसरा, मेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है बेटा, दैट इज पीनिस, ठीक है, बिकॉज पीनिस ही है जो सराउंड करता है यूरेथ्रा को, पेनिस ही है जो कि सराउंड करता है बेटा यूरेथ्रा को। अच्छा, यूरेथ्रा तो आप सबको याद ही होगा, यूरिनरी ब्लैडर की नेक रीजन से लेकर एक्सटर्नल तक जो रीजन जाता है उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, यूरिन के लिए, ठीक है। अब मेल में क्या था, यूरेथ्रा इज द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ध्यान आ रहा है कि मेल में क्या होता है बेटा, जो यूरेथ्रा होता है उससे यूरिन भी पास होता है, यूरिनो, एंड स्पर्म भी पास होते हैं, यूरिन भी पास होता है एंड जेनाइटल मतलब स्पर्म्स भी पास होते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का और एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग सेम होता है ह्यूमन के मेल्स में, दैट इज यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोला जाता है इसको मेल्स में। Males में urethra is not the opening for urine only, but also the passage of sperms. That is why urethra in males is called as urinogenital tract. जबकि फीमेल में यूरेथ्रा अलग होता है और जेनाइटल ओपनिंग अलग होती है, मेल्स में सेम होता है। और यूरेथ्रा के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज पीनिस। सो पीनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल्स एंड दिस इज ऑल्सो द कॉप्युलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल्स। सो हमने पढ़ा कि जो ह्यूमंस होते हैं उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए द एक्ट ऑफ मेटिंग, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक्ट होता है, मेटिंग का एक्ट होता है, उसमें जो कॉप्युलेटरी कैनाल होती है फीमेल्स में दैट इज वजाइना, जिसके थ्रू कॉप्युलेटरी ऑर्गन दैट इज पीनिस के थ्रू स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इनसाइड कलेक्ट किया जाता है एंड दैट इज वाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इनसाइड, जिसमें स्पर्म को डिपॉजिट करने के लिए जो ऑर्गन हेल्प करता है दैट इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन पीनिस, ठीक है। सो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसकी डिटेल हम करेंगे। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट एसेसरी डक्ट्स की। नेक्स्ट लेट्स कम टू एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। अभी क्या है, मैं आपको ये स्ट्रक्चर से सिखाऊंगी, बट एक बार हम इसके नाम लिख रहे हैं सो दैट आपको नाम थोड़े फेमिलियर हो जाए कि हम यही चीज़ें स्ट्रक्चर में सीखने वाले हैं। देखो हमने क्या सीखा कि मेल में एक ऑर्गन का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, एक ऑर्गन का नाम है पीनिस। वैसे ही हम कुछ कुछ कर रहे हैं डक्ट्स और ग्लैंड्स के नाम। जैसे मेल्स में बेटा 3 ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है सेमिनल वेसिकल, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अभी हम सिर्फ नाम सीख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से नाम आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो 2 ऑर्गन के नाम पता चल गए, एक होता है सेमिनल वेसिकल, एक होता है बेटा मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड, शायद इसका नाम आपने सुना हो। आप अभी आगे पढ़ेंगे भी कि मेल्स में सबसे ज्यादा कैंसर जो होता है वो प्रोस्टेट कैंसर होता है, फीमेल्स में सबसे ज्यादा कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स में सबसे ज्यादा कैंसर होता है प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। और एक और ग्लैंड होता है बेटा इनके पास, बल्बो यूरेथ्रल, ऑल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। जरा बोलिए इसको साथ में, पहली बार ही पढ़ रहे हैं अगर आप, क्या बोलते हैं इसको, बल्बो यूरेथ्रल ऑल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। तो मेल्स में 3 एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, बताइए। पहला सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड। हम आगे पढ़ेंगे कि ये पेयर्ड होता है या अनपेयर्ड होता है, ये पेयर्ड होता है, बट वो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स के नाम लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं
एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या नाम आएंगे बेटा? एसेसरी डक्ट्स उनको बोला जाता है वो सारी डक्ट जो स्पर्म के बनने के बाद स्पर्म जब तक एक्सटीरियर तक नहीं पहुंच जाता तो किन किन डक्ट्स से पास करता है, वो सारी डक्ट्स इसमें आती हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहली डक्ट आती है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। तुम एक बात ध्यान देना मेरी, मैं उसी सीक्वेंस में भी लिखूंगी जो सीक्वेंस भी आपको याद रखिए, नीट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें कई बार आपको मिलेगा कि आप सीक्वेंस बताओ डक्ट्स की, मैं उसी सीक्वेंस में भी लिखूंगी ताकि आपको नाम भी याद हो जाए ऑर्गन्स के, डक्ट्स के नाम याद हो जाए और उसकी सीक्वेंस भी आपको याद हो जाए, ठीक है। दूसरा आता है बेटा ट्यूब्यूलाई रेक्टाई के बाद रीटे टेस्टिस। टेस्टिस अलग है, रीटे टेस्टिस अलग है, वो तो गोनड है, ये एक डक्ट है, ठीक है। रीटे टेस्टिस के बाद आता है बेटा वासा इफरेंशिया, ठीक है। एक सिमिलर नाम तुमको अभी मिलेगा, तुम यहां पर ध्यान रखना, ई लिखा हुआ है, वासा इफरेंशिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा वासा इफरेंशिया के बाद एपिडीडाइमिस। एपिडीडाइमिस, ठीक है। एपिडीडाइमिस के बाद आता है वास डेफरेंस। देखो मैं अभी आपको कह रही थी ना, इफरेंशिया अलग है और डेफरेंस अलग है, आपको ई और डी पर ध्यान देना है। चाहे इसको वास इफरेंस लिख दे, चाहे इसको वासा डिफरेंशिया लिख दे, डिफरेंशिया, इफरेंशिया, वास, वासा, इन सब पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है कि डिफरेंस लिखा है कि इफरेंशिया लिखा है, ठीक है। चाहे इफरेंशिया डिफरेंशिया भी लिखा है तो आपको ई और डी पर ध्यान देना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है डी और ई, ध्यान देखना, डिफरेंशिया या एफरेंशिया, इससे आप गलती होने से बच पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगला क्या आया? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद नेक्स्ट आता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है इसमें इजैक्यूलेटरी डक्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या होती है, पेयर्ड होती है या अनपेयर्ड होती है। और इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद लास्ट आता है बेटा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, क्योंकि अभी मैम ने आपको ये बताया कि एसेसरी डक्ट्स वो डक्ट्स होती हैं जिसमें स्पर्म का पैसेज होता है। तो देखो ना बेटा, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है यूरेथ्रा, स्पर्म का पैसेज हो तो रहा है, तो हर वो डक्ट जिसमें स्पर्म का पैसेज हो रहा है उसको एसेसरी डक्ट कहते हैं। तो लास्ट में आती है यूरेथ्रा, जिससे स्पर्म एक्सटीरियर तक पहुंच पाते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कलेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारी एसेसरी डक्ट्स हैं, ठीक है। देखिए अब आपको इस पूरे चार्ट पता चल रहा है, इस पूरे आपने अभी जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है उससे ये पता चल रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या नाम आने हैं। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, रीटे टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडीडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। एक तो ये पता चल गया बेटा कि ये सारे मेल के एसेसरी डक्ट्स हैं, और दूसरा पता चल गया ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। सिमिलरली सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ऑल्सो कॉल्ड एज काउपर ग्लैंड, ये तीनों मेल के एसेसरी ग्लैंड्स हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। और फिर पता चल गया मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है, पेनिस। पेनिस ही क्या बनाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि किस में आता है, सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन में, और क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। तो आपको यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन पता चल गए, कौन सा गोनड है, कौन सा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, कौन सा कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, कौन कौन सी डक्ट्स है, सब पता चल गया, ठीक है। तो ये आप अच्छे से अभी आपने, आई होप मैंने 2 बार 3 बार 4 बार बोला है तो आपको थोड़ा याद हुआ होगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज और करते हैं इसी चार्ट में, ये जो आपका एक, आप जब भी मेरे नोट्स बनाते होंगे तो थोड़ा फ्लैश कार्ड टाइप ही बनता है, शॉर्ट नोट टाइप ही बनता है, ताकि आपको एंड टाइम में याद करने में काफ़ी इजी हो जाए, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा और एनहांस करने की। जैसे देखो यहाँ पर तो तुमने लिख लिया पेयर है, कितना, 1 पेयर है। वैसे ही बेटा सेमिनल वेसिकल भी पेयर्ड होता है, 1 पेयर, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड तो 1 ही होता है, सिंगल, ठीक है। जबकि काउपर्स फिर से पेयर्ड होता है, 1 पेयर, 2 इन नंबर, ठीक है।
ऐसे ही वास एपिडिडाइमिस भी 2 होते हैं, वास डिफरेंस भी 2 होते हैं, एजैकुलेटरी डक्ट भी 2 होती है, पर यूरेथ्रा तो एक ही होता है, ब्लैडर तो एक ही है, वहां से निकल के यूरेथ्रा तो एक ही आएगा, तो ये एक ही होता है। ठीक है, तो टेस्टिस हो गए बेटा 2, 1 पेयर या 2, सेमिनल वेसिकल 1 पेयर और 2, बल्बो यूरेथ्रल भी पेयर्ड है 2 इन नंबर, प्रोस्टेट ग्लैंड 1, ये 2 ये 2 ये 2 यानी 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर, और यूरेथ्रा इज अनपेयर्ड 1 इन नंबर। ठीक है, ये इतना आपने यहां से ऑलरेडी पता है, जो जो पूछा जा सकता है। अब हम स्टार्ट करेंगे पहले ऑर्गन से, दैट इज टेस्टिस। ठीक है, अब हम पहली हेडिंग ले रहे हैं, एक एक करके हमने वो सारे पढ़ने हैं। पहली हेडिंग ले रहे हैं बेटा टेस्टिस। मैं तो कहती हूँ कुछ नया पढ़ने से पहले हम ये लिख लेते हैं जो हमको ऑलरेडी टेस्टिस के बारे में अभी तक इतनी क्लास से पता है। ठीक है, अभी सिर्फ वो लिखते हैं। तो टेस्टिस हम लिख देते हैं, मेल गोनड को कहते हैं। बोलो हाँ मैम, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, ये तो हमको याद ही हो गया अभी तक। या आप बोलो तो हम इसको मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं, इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा ये भी पता है आपको, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, और कितना पेयर है, 1 पेयर है, 2 इन नंबर है। ठीक है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तीसरा, आप इसका ऑलरेडी 2 फंक्शन तो जानते हैं अभी। पहला बताइए, गैमेटोजेनेसिस। मेल का गैमेटोजेनेसिस क्या कहलाता है, फटाफट बता दो मैम को। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या कहलाता है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को तोड़ के बता दो फटाफट से मैम को। स्पर्म का जेनेसिस यानी जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, स्पर्म की फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि स्पर्म क्या है, मेल गैमीट यानी कि स्पर्म। स्पर्म की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि मेल का गैमीट क्या है, स्पर्म है। कहां पर बनेगा, गोनड में। क्या नाम है गोनड का, टेस्टिस। ठीक, दूसरा फंक्शन आप टेस्टिस का जानते हैं, रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स। तो अब आप क्या लिखोगे, रिलीज ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स। क्या लिखोगे, रिलीज ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स। चल फिर से 11th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर तो अलग नहीं है ना, यहाँ पे भी तो पूछा जा सकता है अगर उससे ही रिलेटेड आपने बात पढ़ी है। मेल सेक्स हार्मोन्स को मेल सेक्स हार्मोन्स के जो ग्रुप होते हैं ना बेटा, कई हार्मोन्स के, इसको बुलाते हैं हम, बता दीजिए, एंड्रोजेंस। यस, वेरी गुड। क्या बुलाते हैं, एंड्रोजेंस बुलाते हैं। एंड्रोजेंस में कई सारे हार्मोन्स आते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हम कभी नहीं भूलेंगे, दैट इज एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन। ये सभी बच्चों को ध्यान है, क्या बुलाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स यानी एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरॉन भी कहां से आते हैं बेटा, सोर्स क्या है इनका, टेस्टिस। सोर्स क्या है इनका, मेल गोनड, टेस्टिस। ठीक है, तो ये वाली भी चीज हमने चलो यहां से कर ली। अच्छा, तुम बोलो क्यों ना मैम हम यहीं पर थोड़ा सा और लिख लें कि ये क्या क्या फंक्शन करते हैं। आपने अभी तो सिखाया था हमको कि कोई भी सेक्स हार्मोन के 4 काम क्या होते हैं, वो लिख लीजिए। तो यहां पर लिख लेते हैं। पहला, ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट्स या हेल्प्स। स्टिमुलेट मतलब समझते हो ना बेटा, स्टिमुलेट मतलब होता है पॉजिटिव सिग्नल देना, एनहेंस करना, बढ़ाना, प्लस सिग्नल देना, वो काम बढ़ाने के लिए बोलना। तो टेस्टोस्टेरॉन क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा काम क्या करते हैं बेटा, मेंटेनेंस। बता दो किसकी मेंटेनेंस करेंगे, ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ऑल्सो कॉल्ड एज एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। तो एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सबकी मेंटेनेंस मतलब जैसे कि ग्रोथ में हेल्प करना, प्यूबर्टी के टाइम पर, डेवलपमेंट में हेल्प करना। ठीक है, उसके बाद फंक्शन में हेल्प करना, ये सब मेंटेनेंस कहलाता है। ये सब में सेक्स हार्मोन्स हेल्प करते हैं। तीसरा फंक्शन बता दीजिए आप मैम को, दे एक्ट्स ऑन कौन, एंड्रोजेंस। टेस्टोस्टेरॉन एक्ट्स ऑन CNS ऑफ मेल्स टू कंट्रोल मेल लिबिडो। लिबिडो बताइए अब क्या होता है, लिबिडो होता है मेल का सेक्सुअल बिहेवियर। वो CNS से कंट्रोल होता है, किसके अंडर,
किसके इन्फ्लुएंस में? ऑफ एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन. एंड द लास्ट वन इज एट प्यूबर्टी दे आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग, दे हेल्प टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉडी. मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जो प्यूबर्टी पर मेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? एंड्रोजेंस की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से. सो ये हम अभी टेस्टिस पढ़ रहे थे, टेस्टिस से कुछ हार्मोन्स आते हैं, तो हमने कुछ हार्मोन्स के फंक्शंस भी लिख लिए यहाँ पर. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ये तो हमने बेटा वो बात लिखी जो हमको ऑलरेडी आती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होगा एंड सेक्स हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होंगे, ये सब बातें हमको आती थी, तो हमने थोड़ी सी लिखी. अब हम कुछ एक्स्ट्रा बातें सीखेंगे टेस्टिस के बारे में. ठीक है, सबसे पहली बात बेटा, अगर हम टेस्टिस के शेप की बात करें तो द शेप ऑफ टेस्टिस इज ओवल. ओवल शेप के होते हैं, एग शेप के होते हैं. ठीक है, ओवल शेप के होते हैं, स्फेरिकल नहीं होते, राउंड नहीं होते, ओवल शेप के होते हैं. दूसरा हम बात करते हैं इनके डायमेंशंस की, जैसे इनका लेंथ हो गया और इनकी विड्थ हो गई. बेटा इसकी लेंथ होती है अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर. ये इसके डायमेंशंस हो गए टेस्टिस के. ठीक है, शेप हो गई, डायमेंशंस हो गए. ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टेस्टिस की कवरिंग कैसी है. ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि टेस्टिस के अंदर कैसी सेपरेशन हो रखी है. एंड बिफोर दैट हम थोड़ी सी बात करते हैं कि टेस्टिस की लोकेशन क्या है. जैसे देखिए, आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर पूछा जाए ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, और या आप कह सकते हैं पेल्विक कैविटी. चलिए मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ, ये एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी क्या है. याद करिए, हमने ऐसे सीखा था कि अगर ये बॉडी वॉल है, अगर ये बॉडी वॉल है तो बॉडी के अंदर पहले एक खाली ड्रम रखा होता है. उस खाली ड्रम के बीच में डायाफ्राम आ जाता है. इस खाली ड्रम को क्या कहते हैं? सिलोम. ठीक है, इस सिलोम के बीच में एक डायाफ्राम आ जाता है बेटा, जिसकी वजह से ऊपर वाली कैविटी कहलाती है थोरैसिक कैविटी और नीचे वाली कैविटी कहलाती है, डायाफ्राम के नीचे वाली कैविटी कहलाती है एब्डोमिनल कैविटी. अब एब्डोमिनल कैविटी क्या ही है, जो नीचे नीचे का रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक कैविटी. इसी को हम क्या कहते हैं? पेल्विक कैविटी. सो असल में पेल्विक कैविटी इज द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी, उसमें नीचे का रीजन क्या है? पेल्विक कैविटी है. तो पेल्विक कैविटी इज अ पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, और इस पेल्विक कैविटी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर दैट मैटर रखे होते हैं. ठीक, तो आप बोल सकते हैं लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये कहाँ पर रखे हुए हैं? कैविटी में रखे हुए, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी के एब्डोमेन के पेल्विक रीजन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखा होता है. ये तो जनरल हो गया अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलें. बट दिस टेस्टिस इज नॉट लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी. ठीक है, सुनिएगा आप ध्यान से. टेस्टिस की अगर हम लोकेशन की बात करें, ठीक है, लोकेशन की बात करते हैं, पेल्विक कैविटी में नहीं होते हैं ये. टेस्टिस in humans are situated or located outside abdominal cavity. Outside abdominal cavity. ठीक है, इसी को और दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हो? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. अब आउटसाइड की जगह कोई एक्स्ट्रा लिख दे तो घबराना नहीं है. आउटसाइड, एक्स्ट्रा मतलब बाहर ही होता है, तो आउटसाइड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं टेस्टिस. कैसे रखे हुए हैं? इनसाइड अ पाउच, एक पाउच में रखे हुए हैं, कॉल्ड स्क्रोटम. उस पाउच का नाम है स्क्रोटम. इस पाउच बैग लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में रखे हुए हैं टेस्टिस. सो बेसिकली अगर मान लीजिए ये बॉडी का कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है.
अगर एब्डोमिनल कैविटी ये है तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर 2 टेस्टिस रखे होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस पेयर्ड है लेकिन एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखे हुए हैं। कहाँ रखे हैं? ये है बेटा एब्डोमेन, तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। Testes in humans are situated outside abdominal cavity, that is extra abdominally located हैं inside a pouch called scrotum। ये जो बाहर बनाया हमने, this is a pouch, ये है pouch called scrotum। तो scrotum में 2 testes रखे हुए हैं। अब ऐसा क्यों? scrotum में testes क्यों रखे हैं? inside abdominal cavity क्यों नहीं रखे हैं? why outside abdominal cavity? ठीक है, तो हम अगले स्लाइड में लिखते हैं। चलिए स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम क्या है? एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच है, मतलब एब्डोमेन के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम। दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम हेल्प्स इन रेगुलेटिंग। अब ये रेगुलेटिंग का क्या मतलब है बेटा? मेंटेनिंग, हेल्प इन रेगुलेटिंग और मेंटेनिंग, यानी कांस्टेंट रखने में, हेल्प इन रेगुलेटिंग और मेंटेनिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होने वाला है? टेस्टिस के अंदर। देखो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, ये जो टेस्टिस आपने लिखा है, दिस इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये साइट है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ टेस्टिस में होने वाला है। इस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो एब्डोमेन के अंदर नहीं मिल सकता, इसीलिए स्क्रोटम में रखा गया है, बिकॉज स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसा क्या टेम्परेचर चाहिए था? देखो, scrotum helps in regulating or maintaining the temperature required for spermatogenesis or essential for spermatogenesis, which is वो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं चाहिए। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 कम चाहिए, ठीक है। 37 से 2 से 2.5 कम मतलब 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस lower than the body temperature is the temperature required for spermatogenesis, which is provided by the bag-like, pouch-like structure scrotum, and that is why testis is not intra-abdominal but extra-abdominal। ठीक है बेटा, ये ना एनसीईआरटी की लाइन है और बार बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि टेस्टिस आर प्लेस्ड और लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम बिकॉज दे प्रोवाइड द टेम्परेचर एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ से बनाते हैं हम एसर्शन रीजन। आपको एसर्शन रीजन के आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी करने हैं, हम सारे एनसीईआरटी से एसर्शन रीजन खुद निकालेंगे। आपको एनसीईआरटी में कहीं पर भी ऐसा वर्ड मिलता है हेंस, देयरफॉर, बिकॉज, देयर बाई, सिंस, इन सब से आपके एसर्शन रीजन बनते हैं। जब जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, क्लास में आप लोग को मैं पढ़ाती भी हूँ, जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं हम उसमें से ऑलरेडी मेंशन करते हैं कहाँ कहाँ से एसर्शन रीजन क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और हम लाइन बाय लाइन जो पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं वो नोट्स में लिखते भी रहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको एसर्शन आता है टेस्टिस आर प्लेस्ड इनसाइड स्क्रोटम, ठीक, तो आप इसका रीजन क्या लिखेंगे? स्क्रोटम प्रोवाइड्स टेम्परेचर एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है,
अब कैसे करते हैं बेटा assertion reason, ध्यान से सुनिए, ज़्यादातर बच्चे 1 और 2 में कंफ्यूज होते हैं। आपको पहला स्टेटमेंट पढ़ना है और बिकॉज लगा के दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना है। इफ़ इट मेक्स सेंस तब तो ये 1 होगा, ठीक है। जैसे देखिए, टेस्टिस आर प्लेस्ड इनसाइड स्क्रोटम बिकॉज स्क्रोटम प्रोवाइड्स टेम्परेचर एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। यस, टेस्टिस को स्क्रोटम में रखते हैं क्योंकि स्क्रोटम में वही टेम्परेचर मिलता है जो चाहिए, तो इसीलिए तो हमने स्क्रोटम में रखा है उसको। तो क्योंकि लगा के जो हम लाइन पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही मीनिंग आ रहा है। तो अपने ने पहले देखना होता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू होने के बाद हम अगर बिकॉज लगा के पढ़ पाते हैं तो 1, नहीं पढ़ पाते हैं तो 2, कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं पर ये इसकी करेक्ट रीजन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर असर्शन ये है तो रीजन ये आएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन गिवन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ से एनसीईआरटी से एक असर्शन रीजन हमने बना लिया है। आगे बढ़ते हैं कि स्क्रोटम एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच है और क्यों रखा है हमने इस पाउच में, बिकॉज वो टेम्परेचर प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। अब क्या ये जो टेस्टिस है ना, कुछ बुलेट पॉइंट्स अपन लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पर। देखिए पहला पॉइंट लिख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट वी आर राइटिंग, टेस्टिस descent into scrotum in 7th month of embryonic development, 7th month of embryonic development, ठीक। देखो बच्चा अगर मेल है, मदर के वूम्ब में अगर एक मेल बच्चा है, ठीक है, तो उसकी टेस्टिस बनने लग जाएगी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा, टेस्टिस बनेगी। अब वो टेस्टिस बनती तो एब्डोमेन के अंदर ही है। 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, 9 महीने में से 7वें महीने में डिसेंड हो जाती है ये स्क्रोटम्स में, एब्डोमेन से निकल के स्क्रोटम में आ जाती है। डिसेंड का मतलब नीचे की तरफ आ जाना, तो टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम इन 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। इनटू स्क्रोटम फ्रॉम एब्डोमेन, फ्रॉम एब्डोमेन। टेस्टिस बनती तो एब्डोमेन में ही है, बट 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में स्क्रोटम एब्डोमेन से निकलकर स्क्रोटम में आ जाती है टेस्टिस, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसी डायग्राम में देखें तो टेस्टिस बनी यहाँ पर थी और 7th मंथ में ये स्क्रोटम में आ गई, ठीक है। जिस कैनाल के थ्रू ये आती है बेटा उसको कहते हैं इंगुइनल कैनाल। अभी बना के बताती हूँ, थ्रू इंगुइनल कैनाल। देखो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें नहीं है बेटा, पर हमको कुछ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होता है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स इन एनी स्टेटमेंट। कभी कभी क्या होता है, हमको 3 स्टेटमेंट आती है, चौथी के बारे में हमको अच्छे से नहीं आता, जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंटली आंसर टिक नहीं कर पाते। तो हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जो नीट में कुछ सालों तक पहले तक तो डायरेक्टली ही पूछा गया है, अब शायद इनडायरेक्टली पूछ ले, ठीक है। टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम इन 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम द एब्डोमेन थ्रू इंगुइनल कैनाल। ये इंगुइनल कैनाल क्या है, लेट्स से दिस इज स्क्रोटम एंड दीज 2 आर दी टेस्टिस। तो ये वाली जो कैनाल है ना, ये जो कैनाल है, दिस इज कॉल्ड एज इंगुइनल कैनाल। वो जो ओपनिंग है ना स्क्रोटम की, उसको कहते हैं इंगुइनल कैनाल, जिसके थ्रू आते हैं टेस्टिस, ठीक है। अगर बाई चांस बेटा ये चीज़ फेल हो जाए, अगर ये होना फेल हो जाए किसी रीज़न से, ठीक है, देन इट विल लीड टू स्टेरिलिटी। 2 टर्म्स और सीखेंगे हम। एक होता है बेटा किसी को स्टेराइल बोलना, स्टेरिलिटी, स्टेराइल, और एक होता है इनफर्टिलिटी, इनफर्टाइल बोलना किसी को। और ये सब हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमको एक वर्ड पता है फर्टिलिटी, कि किसी को हम फर्टाइल बोल सकते हैं। फर्टाइल का मतलब तो ये होता है कि ठीक है फर्टिलाइजेशन करने योग्य है, ठीक है, प्रॉपर स्पर्म्स बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, प्रॉपर एग्स बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो नॉर्मल वो पर्सन, वो इंडिविजुअल फर्टाइल कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है,
जैसे कि मान लीजिए स्पर्म बन तो रहे हैं पर स्पर्म काउंट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लो स्पर्म काउंट है, तो हम उसको इनफर्टाइल बोलते हैं, जो कि ठीक किया जा सकता है। आजकल सब आईवीएफ के बारे में सुनते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुनते हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम और प्रोसीजर्स और आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें ठीक की जा सकती हैं अगर कोई इंडिविजुअल इनफर्टाइल है, तो फर्टिलिटी में कुछ दिक्कत आ रही है तो। लेकिन स्टेराइल का मतलब होता है बेटा कि स्पर्म बनते ही नहीं है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि वो चीज़ करेक्ट नहीं की जा सकती है, ठीक है, स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, एग बन ही नहीं रहे हैं, तो स्टेरिलिटी हो जाती है, ठीक है। टेस्टिस आ जाते हैं स्क्रोटम में, फेलियर ऑफ दिस विल लीड टू स्टेरिलिटी। अगर मान लीजिए टेस्टिस डिसेंड होना रह जाते हैं किसी रीजन से, तो टेस्टिस यहाँ स्क्रोटम में आएंगे ही नहीं। टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आएंगे तो टेम्परेचर टेस्टिस को जो चाहिए वो मिलेगा ही नहीं, लोअर टेम्परेचर, और अगर वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, स्पर्म नहीं बनेगा, और मेल क्या कहलाएगा, स्टेराइल कहलाएगा। इट विल लीड टू स्टेरिलिटी। ऑल्दो डॉक्टर्स के लिए बहुत छोटी सी माइनर सी सर्जरी से ट्रीटेबल है, अच्छी सक्सेस रेट है इसकी, वो सर्जरी के थ्रू टेस्टिस को डिसेंड करा देते हैं स्क्रोटम्स में, ठीक है, एब्डोमेन से, तो करेक्टेबल है। बट हाँ ये है कि अगर इसमें फेलियर होता है तो ये स्टेरिलिटी को लीड करेगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी है, बुलेट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इज कि बेटा ठीक है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं ह्यूमंस में और मैमल्स में भी होते हैं, बट कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यहाँ पर लिखते हैं टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, बट एक्सेप्शंस होते हैं इसके, इस वाले पॉइंट के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इसके एक्सेप्शंस में होते हैं जैसे एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स जानते हैं ना, वो वाले मैमल्स जो सबसे पहले आए थे और एग ले करते थे, जैसे ऑर्निथोरिंकल्स यानी कि डक बिल्ड प्लैटिपस, ठीक है, एकिडना, स्पाइनी एंटीटर, एनिमल किंगडम का पार्ट है ये जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं। और एलिफेंट्स जैसे इसकी एग्जांपल है, एग लेइंग मैमल्स। दूसरी एग्जांपल क्या है, एलिफेंट्स। ये सब एक्सेप्शन है। किस चीज़ के एक्सेप्शन है, इनमें जो होती है ना टेस्टिस वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं होती, ठीक है, इनमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होती है। स्टार मार्क लगाते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, ठीक है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस तो होती ही है सब में, मैमल्स में, ह्यूमंस में, बट एक्सेप्शंस होते हैं एग लेइंग मैमल्स और एलिफेंट्स जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस पाई जाती है और उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। दूसरा आते हैं कि अगर हमने अभी पढ़ा कि टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं स्क्रोटम में थ्रू इंग्विनल कैनाल 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। अब आते हैं कुछ टर्म्स पे। एक टर्म होती है बेटा क्रिप्टोरकाइडिज्म, क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म का मतलब होता है यही, जब फेलियर ऑफ टेस्टिस हो जाए टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, फेलियर ऑफ टेस्टिस to descend into scrotum. This condition is called as cryptorchidism. दूसरा आते हैं कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। एक तो होता है कि टेस्टिस किसी रीजन से डिसेंड ही नहीं कर पाए, लेकिन एक है अगर किसी की टेस्टिस को सर्जरी से रिमूव कर दिया जाए, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ऑब्वियसली टेस्टिस रिमूव कर देंगे तो वो पर्सन भी स्टेराइल हो जाएगा, इसको कहते हैं कास्ट्रेशन।
इस कंडीशन को, इस सर्जरी को कहते हैं कास्ट्रेशन, ठीक है। तो क्रिप्टोकाइडिज्म एंड कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बुलॉक्स होते हैं दे आर कास्ट्रेटेड बुल्स, ताकि उनके में कोई हार्मोन्स नहीं आए और वो पूरे टाइम पर सिर्फ सामान ढोने के लिए काम आए, ठीक है। वैसे कुछ कॉयर बॉयज़ होते हैं जो गाने बजाने में हेल्प करते हैं, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनकी आवाज़ पतली बनी रहे इसलिए उनके जो मास्टर्स होते हैं वो उनका कास्ट्रेशन करा देते हैं, दैट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, सो दैट उनकी बॉडी में मेल हार्मोन्स नहीं आए और उनकी आवाज़ भारी नहीं हो, पिच जो है उनकी वॉइस का लो ही बना रहे और वो उनको पैसे कमा के दे पाए। तो क्रिप्टोकाइडिज्म एंड कास्ट्रेशन आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू टेस्टिस, ठीक है। एक बार क्विकली देखते हैं अभी तक क्या क्या किया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स देखे थे, देन हमने टेस्टिस से स्टार्ट किया था, जो चीज़ें उसके बारे में आती हैं, उसके हार्मोन्स के बारे में, उसकी शेप, उसकी लेंथ, उसकी लोकेशन, स्क्रोटम, कुछ एक्सेप्शन पढ़े हैं जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस पाए जाते हैं। देन अबाउट द स्क्रोटम एक असर्शन रीजन लिखा है यहाँ पे, फिर अबाउट द इंग्विनल कैनाल, 7th मंथ, क्रिप्टोकाइडिज्म, कास्ट्रेशन, कुछ टर्म्स और सीखी है, स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अब हम टेस्टिस को कट करके देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनली एंड उसका ट्रांसफर सेक्शन किस सेक्शन में कैसा दिखाई देता है, फिर हम प्रोसीड करेंगे एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स पे, ठीक है।